हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स का, जो कि यूनिट 2 है। ओके, तो इस यूनिट में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो चले सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक अपना रिग्रेशन मॉडलिंग। ओके, उसके बाद आता है मल्टी वेरिएट एनालिसिस, उसके बाद आता है bayesian मॉडल इन्फेरेंस एंड bayesian नेटवर्क। ओके, उसके बाद आता है सपोर्ट वेक्टर एंड कर्नल मेथड। ओके, उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, उसके बाद आता है नॉन लीनियर डायनेमिक। ओके, फिर रूल्स इंडक्शन। ओके, फिर 7 वाला टॉपिक न्यूरल नेटवर्क, फिर आपका ये फजी लॉजिक। ओके, फिर लास्ट टॉपिक स्टोमेटिक सर्च मेथड। ओके, तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो मैं बता दूं कि ये यूनिट जो है काफ़ी हमने शॉर्ट में बनाया है, की नोट्स है, जस्ट फॉर क्विक रिवीजन के लिए है। ओके, आप इसमें जो है सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिग्रेशन मॉडलिंग होता क्या है। ओके, रिग्रेशन मॉडलिंग इज यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इनपुट वेरिएबल। ओके, एक या एक से अधिक जब इनपुट वेरिएबल होते हैं तो उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए जो है रिग्रेशन मॉडलिंग का यूज़ किया जाता है। एंड आउटपुट टारगेट वेरिएबल, और जो आउटपुट आप एक्सपेक्टेड करते हैं उसको उनके बीच का जो है एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। की पॉइंट की बात करें तो हेल्प प्रेडिक्ट वैल्यू, वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेल्स की हो गई, प्राइस की हो गया। ओके, सेल्स हो गया, प्राइस हो गया। अब कॉमन टाइप इसमें जो है लीनियर रिग्रेशन हो गया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। ओके, उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट जैसे कि उसका फीचर्स जो है इनपुट हो गया, एंड आउटपुट में जो टारगेट वैल्यू है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एग्जांपल में समझते हैं, प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन रियल एंड लोकेशन, रियल एरिया एंड लोकेशन। एरिया और लोकेशन के बेस पर जब हम हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, जो रियल और रिग्रेशन मॉडलिंग के अंदर। ओके, ये रहा इसका एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये क्या होता है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टडीज मल्टीपल वेरिएबल एट सेम टाइम। मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो करता है वो मल्टीपल वेरिएस, ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है एक एक टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है, स्टडी करता है, वन बाय वन नहीं, मल्टीपल वेरिएबल को। ओके, टू फाइंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप, उनके बीच के पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। की पॉइंट समझते हैं, यूजफुल व्हेन यू हैव मोर देन वन डिपार्टमेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये तब यूजफुल होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताता है हेल्प अंडरस्टैंड हाउ वेरिएबल इफेक्ट ईच अदर, और ये समझने में हमको हेल्प करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, यूज्ड इन मार्केटिंग, बायोलॉजी एंड सोशल साइंस। मार्केटिंग, बायोलॉजी और सोशल साइंस में ये जो है मेजरली यूज किया जाता है। एग्जांपल, एनालाइजिंग कस्टमर एज, ओके, इनकम एंड परचेज बिहेवियर टुगेदर। ओके, मतलब कस्टमर के एज को, इनकम को और बिहेवियर को, इन सारे की सारी चीज़ों को जो है हम एक साथ में एनालाइज करते हैं, तो वो किसके अंडर में आता है, मल्टी वेरिएट एनालिसिस के। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बायसियन मॉडल इन्फेरेंस एंड बायसियन नेटवर्क। ओके, बायसियन मॉडल इन्फेरेंस डिफिनेशन क्या है। बायसियन मेथड यूज प्रोबेबिलिटी टू अपडेट प्रेडिक्शन एज अ न्यू डेटा कम्स। ओके, बायसियन मेथड का यूज होता है जैसे कि प्रोबेबिलिटी, अगर उसको वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपडेट करने के लिए, मतलब जैसे कि क्या संभावनाएं बन सकती है। ओके, अपडेट करने के, प्रोडिक्शन एज अ न्यू डेटा कम, जब कोई नया डेटा मिलता है तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू उसे अपडेट करने के लिए बेसिकली बायसियन मेथड का यूज किया जाता है। की पॉइंट है बेस्ड ऑन बायसियन थ्योरम, ये जो बेसिकली जो इन्फेरेंस बायसियन मॉडलिंग है ये बायसियन थ्योरम के ऊपर बेस्ड होता है। हैंडल अनसर्टेनिटी वेल। ओके, जैसे कि अनसर्टेनिटी मतलब कि जो चीज़ फिक्स्ड नहीं होती, अनसर्टेनिटी का मतलब जो चीज़ फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं तो वो वेरिएबल होती है, मतलब वो चेंज होती रहती है, जिसका हम प्रेडिक्शन ना कर पाए उसको क्या करता है, ये आसानी से हैंडल करता है। ओके, bayesian नेटवर्क का ग्राफिकल मॉडल शोइंग वेरिएबल रिलेशनशिप। bayesian नेटवर्क क्या होता है, एक ग्राफिकल मॉडल होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, मतलब जो अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जो वेरी होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उनके बीच में क्या करता है, रिलेशन को फाइंड करता है। ओके, एग्जांपल है अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन बेस्ड ऑन ए न्यू वेदर डेटा। सपोज कर लीजिए न्यू वेदर डेटा है। ओके, वेदर कैसा है उसके हिसाब से जब हम रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब उसको हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जो है बैसियन मॉडल के थ्रू जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो उसका एग्जांपल है कि अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। ओके,
बेसियन मॉडल की जब हम रेन की प्रोबेबिलिटी अपडेट करते हैं बेस्ड अपॉन वेदर डेटा, अभी अभी जो करंट में जो वेदर है उसके हिसाब से जब हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि रेन होने वाला है कि नहीं। ओके, ये रहा आपका बेसियन नेटवर्क का डायग्राम, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सपोर्ट वेक्टर। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है और कर्नल मेथड। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन आर एल्गोरिथम यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एक एल्गोरिदम है जो जिसका यूज क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए किया जाता है। कर्नल मेथड हेल्प्स एसवीएम हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा, और कर्नल मेथड का क्या काम है, वो एसवीएम को कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। ओके, की पॉइंट समझते हैं। एसवीएम ड्रॉ अ लाइन और हाइपर प्लेन टू सेपरेट डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, अब कर्नल अलाउज एसवीएम टू वर्क ऑन नॉन लीनियर डेटा इफेक्टिव फॉर इमेज एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है इमेज और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, और कर्नल इसको हेल्प करता है एसवीएम को कि नॉन लीनियर डेटा पे ये काम करे। ओके, और एसवीएम ड्रा अ लाइन और हाइपर प्लेन टू सेपरेट डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, एसवीएम क्या करता है, एक हाइपर लाइन या फिर कह सकते हो एक लाइन ड्रा करता है डेटा को कैटेगराइज करने के लिए। सिमिलर डेटा को अलग ग्रुप में, नॉन सिमिलर डेटा को अलग ग्रुप में, जो मतलब कि कहने का मतलब है कि जो सिमिलर डेटा है उनको जो है कैटेगराइज करने के लिए, ग्रुप में करने के लिए एक हाइपर लाइन ड्रॉ करता है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिया गया, देखिए ये हाइपर लाइन है, ये ब्लू कलर के जो डेटा है, सपोज किसी डेटा मानते हैं ब्लू कलर का डेटा है, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है, ये ग्रीन का अलग कैटेगरी में और ये रेड का अलग कैटेगरी में, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, हाइपर लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ये क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस डील्स विद डेटा पॉइंट। ओके, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या करता है, डेटा पॉइंट से डील करता है कलेक्टेड ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई पैटर्न और ट्रेंड। ओके, समय के साथ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उससे डील करता है क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड्स। डेटा में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली ये यूज़ किया जाता है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ओके, ये कुछ इसमें जैसे कि लीनियर सिस्टम एनालिसिस हो गया। ओके, लीनियर सिस्टम एनालिसिस क्या करता है, स्टडी टाइम बेस्ड डेटा यूजिंग लीनियर मॉडल। ओके, ये टाइम बेस्ड डेटा को स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर मॉडल। ओके, अज्यूम स्टेबल पैटर्न ओवर टाइम। ओके, समय के साथ एक स्टेबल पैटर्न को क्या करता है, ये अज्यूम करता है। ओके, एग्जांपल जैसे हो गया फोरकास्टिंग मंथली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ओके, मंथ के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, जब उसको ये फोरकास्ट करता है, फोरकास्ट मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं प्रेडिक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, ये रहा उसको क्या करते हैं कि लीनियर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी मंथली डिमांड का फोरकास्ट करना। ओके, अब बात करते हैं नॉन लीनियर डायनेमिक। ये क्या था, नॉन लीनियर डायनेमिक, ये एनालाइज करता है, एनालाइज टाइम सीरीज विद चेंजिंग, ओके, कायोटिक पैटर्न। ओके, ये क्या करता है, एनालाइज टाइम सीरीज विद चेंजिंग कायोटिक पैटर्न। कायोटिक पैटर्न जब चेंज होता है तो उसके हिसाब से ये क्या करता है, टाइम सीरीज को जब एनालाइज करता है। ओके, जब कायोटिक पैटर्न चेंज होता है, जब उसके हिसाब से टाइम सीरीज को एनालाइज किया जाता है, तो वो किसके अंडर में आता है, नॉन लीनियर डायनेमिक। ओके, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम। जो अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम है, मतलब कि अनसर्टेनिटी है जिसमें उस सिस्टम के लिए ज़्यादा, जो फिर अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम हो गया या फिर जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके लिए नॉन लीनियर डायनेमिक जो है काफ़ी सूटेबल है। ओके, एग्जांपल में मॉडलिंग स्टॉक मार्केट बिहेवियर। जब स्टॉक मार्केट बिहेवियर का एक मॉडल क्रिएट किया जाता है तो वो किसके अंडर आता है, नॉन लीनियर डायनेमिक के। रूल इंडक्शन, ये क्या होता है, रूल इंडक्शन क्रिएट इफ देन रूल। ओके, रूल इंडक्शन क्या करता है, इफ देन रूल क्रिएट करता है फ्रॉम डेटा टू मेक डिसीजन और प्रिडिक्शन। ओके, डेटा के ऊपर ये इफ देन रूल क्रिएट करता है, किस लिए, डेटा का डिसीजन लेने के लिए, मतलब कि क्या हो सकता है, और उस डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए, प्रिडिक्शन के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए एक इफ देन रूल क्रिएट करता है, क्या, रूल इंडक्शन। ओके, इसमें की पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट। इसको क्या इसे जो है समझने में आसानी होती है और इंटरप्ट करने में। ओके, उस इंटरप्रेट करने में, सॉरी इंटरप्ट नहीं, इंटरप्रेट करने में, डेटा को अंडरस्टैंड करने में और इंटरप्रेट करने में आसानी होती है। यूज्ड इन डिसीजन ट्री एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम।
डिसीजन ट्री और क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ कस्टमर इज अंडर 25, सपोज के लिए कोई एक कस्टमर है वो 25 के अंडर में है एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय करता है तो ऑफर स्टूडेंट डिस्काउंट। ओके, फिर उसको क्या किया जाएगा, स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। आगे बढ़ते समझते हैं न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ओके, न्यूरल नेटवर्क आ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ओके, न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, यूज फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए। अब की पॉइंट्स मेड ऑफ लेयर्स, ये लेयर्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, लाइक इनपुट हिडन आउटपुट। और जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये हमारा ह्यूमन जो है क्या है, ये ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है। और ये जो डेटा एनालिटिक्स में यूज़ होता है मशीन्स में यूज़ होता है वो है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि लेयर्स का ये क्या है, मेड ऑफ लेयर्स। इसमें 3 लेयर्स हैं, जैसे कि इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। सेम उसी तरीके से क्या है हमारे न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क में भी है। ये जो डेंड्राइट्स है इसके थ्रू इनपुट जाता है, बाकी जो येलो पोर्सन है ये क्या हिडन पोर्सन है, बाकी ये पीछे का जो ब्लू पोर्सन है एक्सियम टर्मिनल और ये ओके सेल, तो ये क्या है एक आउटपुट है। तो बेसिकली सेम ये ह्यूमन पैटर्न ह्यूमन नेटवर्क के जैसा होता है, इसलिए इसके रखा गया नाम न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि ये एक ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है और ये एक मशीन का। ओके, आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एक्सीलेंट फॉर इमेज ओके वॉइस एंड पैटर्न रिकग्निशन। ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये इमेज के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। ओके, लर्न बाय एडजस्टिंग वेट कनेक्शन को एडजस्ट करके। ओके, ये क्या करता है सीखता है। ओके, कनेक्शन को एडजस्ट करके क्या करता है ये सीखता है, जैसे कि एक दूसरे के बीच में क्या कनेक्शन है। एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइजिंग फेस इन फोटो यूजिंग अ डीप न्यूरल नेटवर्क। ओके, जब फेस को रिकॉग्नाइज करता है फोटो में विद द हेल्प ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क, तो वो किसका एग्जाम्पल आता है, न्यूरल नेटवर्क हो जाता है। अब लर्निंग एंड जनरेशन, ये क्या लर्निंग एंड जनरेशन, लर्निंग द प्रोसेस वेयर द नेटवर्क लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। वो प्रोसेस जहाँ जो है नेटवर्क सीखता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा, जो इनपुट हम देते हैं उसके थ्रू जब डेटा नेटवर्क सीखता है तो उसको क्या कहते हैं लर्निंग। और जनरलाइजेशन क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू अप्लाई लर्न नॉलेज टू न्यू अनसीन डेटा। ओके, वो एबिलिटी जो मतलब कि जो अभी अभी नेटवर्क सीखा है, न्यूरल नेटवर्क को उसको ट्रेन किया गया, उस नॉलेज को यूज़ मतलब अप्लाई करना किसी दूसरे पर्पस के लिए अप्लाई करना, एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिए अप्लाई करना, वो क्या कहलाता है जनरलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, अ न्यूरल नेटवर्क ट्रेन टू रिकॉग्नाइज कैट कैन आल्सो रिकॉग्नाइज न्यू डॉग। ओके, अ न्यूरल नेटवर्क ट्रेन, अब एक न्यूरल नेटवर्क क्या गया ट्रेन किया गया टू रिकॉग्नाइज कैट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कैन आल्सो रिकॉग्नाइज न्यू कैट इमेज इट हैज़ नॉट सीन बिफोर। मतलब कि जब एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किए गए एक कैट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो क्या जो ट्रेन किया गया वो तो कर ही लेगा, क्या उसके बेस पे जो है अगर उसके सामने कोई न्यू कैट आ जाती है, नई बिल्ली आ जाती है, तो क्या उसको भी ये जो जो बिल्ली को वो कभी नहीं देखा क्या उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो उसमें इसका ये एग्जाम्पल रहा किसका, न्यूरल नेटवर्क का। बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आता है कॉम्पिटिटिव लर्निंग, ये क्या है कॉम्पिटिटिव लर्निंग, न्यूरॉन्स कंप्लीट अमंग देमसेल्व्स टू बिकम एक्टिव। ओके, न्यूरॉन्स अपने आप में ही कंप्लीट हो जाता है, पहले जो है एक्टिव होने से पहले वो खुद को क्या करता है कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो क्या होता है एक्टिवेट होता है। ओके, ओनली वन और फ्यू न्यूरॉन्स विन एंड लर्न, उसमें से मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसमें से क्या होता है केवल कुछ ही न्यूरॉन्स होते हैं जो उसमें से विन कर पाते हैं, मतलब वो अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। ओके, कॉमन इन क्लस्टरिंग टास्क, एग्जाम्पल ग्रुपिंग क्लस्टर, जो कि क्लस्टरिंग टास्क में मोस्टली कॉमन होता है, जैसे कि क्लस्टर को ग्रुप करना। क्लस्टर मतलब जब एक साथ कई चीज़ों को मिला दिया जाए, जैसे कि नंबर ऑफ सपोज को लीजिए नंबर ऑफ सिस्टम को एक साथ में मिला दीजिए तो क्या होता है एक क्लस्टर बन जाता है, सिस्टम का क्लस्टर बन जाता है। एग्जाम्पल, ग्रुपिंग हैंड रिटन डिजिट्स इनटू कैटेगरी विदाउट लेबल। ओके, हैंड रिटन डिजिट को जब हम ग्रुप करते हैं एज अ ग्रुपिंग हैंड रिटन डिजिट इनटू कैटेगरी विदाउट लेबल, बिना लेबल किए हैंड रिटन डिजिट को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं ग्रुपिंग कहते हैं। ओके, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड न्यूरल नेटवर्क। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीए। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये क्या होता है न्यूरल नेटवर्क में, ये समझते हैं।
PCA इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर। ओके, PCA एक टेक्निक है जिसका यूज नंबर ऑफ फीचर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा और कॉलम, व्हाइल कीपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब कि पीडीए एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है नंबर ऑफ फीचर को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसको मतलब छोड़ के, ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है उसको रखना है, और वो जो नेसेसरी नहीं है उस फीचर को रिड्यूस कर देना, मतलब कि रिमूव कर देने के टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, पीसीए। इट हेल्प्स इन मेकिंग द डेटा सिंपलर एंड स्मॉलर बट स्टिल यूजफुल। अब ये क्या करता है, डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है, सिंपलर बना देता है, और इसको क्या करता है, छोटा कर देता है, बट स्टिल यूजफुल। और ये क्या आता है, यूजफुल होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके फीचर को रिमूव कर दिया तो डेटा अनयूजफुल हो गया, डेटा यूजफुल है, लेकिन जो उसका इंपॉर्टेंट फीचर है उसको रखते हुए जो अननेसेसरी फीचर है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ओके, रिड्यूस कर देता है। अब इसका यूज क्यों होता है, व्हाई यूज पीसीए इन न्यूरल नेटवर्क। पीसीए मतलब कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस न्यूरल नेटवर्क में यूज क्यों होता है, ये समझते हैं। न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म बेटर व्हेन द इनपुट डेटा इज नॉट टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स। इसलिए यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क तब अच्छे से परफॉर्म कर पाता है जब उसको जो हम इनपुट डेटा दे रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना हो और ज़्यादा लार्ज ना हो। अगर डेटा हम उसको एक स्मॉल साइज में डेटा देंगे, ओके, और वो सिंप्लीफाइड डेटा देंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी उसमें, तो क्या करेगा, न्यूरल नेटवर्क काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा, ओके, इसलिए यूज़ करते हैं। पीसीए रिमूव अननेसेसरी डिटेल। अब पीसीए क्या करता है, जैसे बताया मैंने, ये अननेसेसरी डिटेल को रिमूव कर देता है एंड कीप ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट को ही रखता है, ओके। दिस हेल्प्स द न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फास्टर। यह न्यूरल नेटवर्क को फास्ट तरीके से लर्न करने में हेल्प करता है। यूज लेस मेमोरी। जब हम डेटा के साइज को, जाहिर सी बात है, उसको कम कर देंगे, स्मॉल कर देंगे, तो वो मेमोरी भी जो है क्या करेगा, कम लेगा, एंड वर्क मोर इफिशिएंटली, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। की पॉइंट समझते हैं। पीसीए रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा। पीसीए क्या करता है, डेटा के साइज को रिड्यूस कर देता है। फीवर फीचर, कुछ ही फीचर को रखता है। इट कीप्स ओनली यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यह केवल यूजफुल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही रखता है। इट मेक्स ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क इजियर एंड फास्टर। यह न्यूरल नेटवर्क के ट्रेनिंग को काफ़ी इजियर और फास्टर कर देता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन यू हैव एन इमेज विथ 100 फीचर। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पिक्चर है, इमेज है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 फीचर्स हैं, लाइक पिक्सल हो गया, कलर हो गया, एज हो गया, इसी ये सारे के सारे इसी तरीके से आपके पास 100 में फीचर है। तब पीसीए क्या करेगा, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे क्या होता है कि डेटा की यूजफुलनेस बनी रहेगी, उसको क्या करेगा, उस फीचर को रख लेगा। बाकी अदर के फीचर जो मतलब अननेसेसरी के फीचर है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। बस यही एग्जांपल इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फजी लॉजिक। फजी लॉजिक क्या होता है, डेफिनेशन समझते हैं। फजी लॉजिक हैंडल्स रीजनिंग दैट अप्रोक्सीमेट रेदर देन एग्जैक्ट। फजी लॉजिक क्या करता है, रीजनिंग वाले प्रॉब्लम को हैंडल करता है। मतलब कि जैसे कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है देन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब उसके नियर अबाउट, ओके, वो वैल्यू बताता है। इट वर्क वेल व्हेन डेटा इज अनसर्टेन और वैग्यू। वही बताना, ये क्या करता है कि उसमें अच्छी तरीके से काम कर पाता है जहाँ डेटा अनसर्टेन होता है। मतलब कि ये प्रेडिक्ट कर पाना कि एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, जब वो नहीं पता होता, मतलब जब डेटा अनसर्टेन होता है, फिर कह सकते हो वैग्यू होता है, तब उसमें क्या करता है, ये अच्छी तरीके से काम करता है। कौन काम करता है, फजी लॉजिक। ओके, आगे बढ़ते समझते हैं एक्सट्रैक्टिंग फजी मॉडल फ्रॉम डेटा। ओके, क्रिएट मॉडल दैट यूज फजी रूल। ओके, ऐसा मॉडल क्रिएट करना जो फजी रूल को यूज करता है। लाइक इफ टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज फास्ट। ओके, अगर टेम्परेचर हाई होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैन की स्पीड क्या हो जाएगी, वो जो है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इफ यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड डिसीजन। ओके, इसका यूज जो है रियल वर्ल्ड डिसीजन में यूज किया जाता है। वेयर एग्जैक्ट आंसर आर नॉट पॉसिबल, जहाँ एक्चुअल में क्या होने वाला है आपको जब पता ना हो, तो उसके लिए बेसिकली ये जो है बेसिकली यूज किया जाता है फजी मॉडल। ओके, अब एग्जांपल समझते हैं। एडजस्टिंग एयर कंडीशन बेस्ड ऑन वार्म। ओके, जब एयर कंडीशन जो है जब वार्म के हिसाब से एडजस्ट करता है। ओके, हॉट, जब अगर हॉट है तो क्या कर देगा, वो कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट कर देगा। ओके, फिर अगर वेरी हॉट है तो उसको और भी बढ़ा देगा उसकी टेम्परेचर को। ओके, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट टेम्परेचर। ओके, मतलब अगर वैल्यू अनसर्टेन है, अगर अनसर्टेन डेटा है, वैल्यू है, तो उसके ऊपर फजी लॉजिक क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आगे बढ़ते समझते हैं फजी डिसीजन ट्री। फजी डिसीजन ट्री क्या होता है, लाइक रेगुलर डिसीजन ट्री। फजी डिसीजन ट्री जो होता है एक रेगुलर डिसीजन ट्री की तरह होता है, बट विथ फजी कंडीशन।
फजी कंडीशन के साथ। हैंडल डेटा विद अनसर्टेनिटी बेटर, जो डेटा अनसर्टेन है उसके साथ ये बेटर तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल, डिसाइडिंग लोन अप्रूवल बेस्ड ऑन फजी टर्म। ओके, जब लोन अप्रूव करना होता है तो फजी टर्म के बेस पे लोन अप्रूवल करना होता है, तो उसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि लो इनकम, मीडियम रिस्क और एटीसी। अभी देखिए डिसीजन ट्री हम समझते हैं फजी डिसीजन ट्री को। ये रहा डिसीजन ट्री। अब आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से आपको लोन अप्रूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा तो समझते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, अच्छी का मतलब है कि आपके पास इनकम अच्छा है। ओके, अगर बैड है तो सबसे, अगर अच्छी है तो क्या करेगा, फिर चेक करेगा कि कितना है, लो है या हाई है। अगर आपकी इनकम लो या हाई है चेक करेगा। अगर इनकम आपकी लो है तो आपको स्मॉल जो है फाइनेंस जो है स्मॉल लोन क्या करेगा, अप्रूव करेगा, बिग को रिजेक्ट कर देगा। ओके, अगर आपकी इनकम हाई है तो लोन जो है आपको स्मॉल भी अप्रूव हो सकता है, बिग भी अप्रूव हो सकता है। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैड है, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो देखेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैड है लेकिन आपका लोन अमाउंट क्या है, कितना है, लो है हाई है। अगर आपका लोन अमाउंट लो भी है लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बैड है तो भी स्मॉल लोन भी आपको फिनेंस आपको अप्रूव नहीं किया जाएगा, बिग की तो बात ही छोड़िए। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है बैड है और लोन अमाउंट भी बड़ा है तो हो सकता है कि आपको एक स्मॉल क्रेडिट फिनेंस आपको अप्रूव किया जा सके, लेकिन बड़ा बड़ा अमाउंट तो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया जाएगा। यही आपका क्या है, फजी डिसीजन ट्री है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टोकेस्टिक सर्च मेथड। स्टोकेस्टिक सर्च मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट आर यूज रैंडमनेस टू फाइंड गुड सोल्यूशन। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो रैंडमनेस के लिए यूज किया जाता है टू फाइंड गुड सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, स्पेशली व्हेन द सर्च स्पेस इज लार्ज और कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जब सर्च स्पेस लार्ज हो, मतलब एक बड़े फील्ड में जब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, एक मतलब कि उसमें ज़्यादा डेटा हो, उसके ऊपर जब काम करना हो, सर्चिंग करनी हो तो, और या फिर कह सकते हो कॉम्प्लेक्स डेटा हो, तब इसका जो है स्टोकेस्टिक सर्च मेथड का यूज़ किया जाता है। की पॉइंट यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंक्लूड एल्गोरिदम लाइक जेनेटिक एल्गोरिदम और सिमुलेटेड एनालिंग। अब इसमें जो है कुछ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जैसे कि हो गया जेनेटिक एल्गोरिदम और सिमुलेटेड एनालिंग। एग्जांपल, फाइंडिंग द बेस्ट डिलीवरी रूट फॉर अ ट्रक व्हेन देयर आर मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जब लार्ज डेटा हो या फिर लार्ज पॉसिबिलिटीज हो तो उसमें से बेस्ट वन को फाइंड करना ही क्या कहलाता है, स्टोकेस्टिक सर्च मेथड। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, फाइंड द बेस्ट डिलीवरी रूट फॉर अ ट्रक। ट्रक के लिए बेस्ट डिलीवरी रूट फाइंड करना व्हेन देयर आर मैनी पॉसिबल कंडीशन, मतलब कि जब नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन हो, मतलब कि एक सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट रूट को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, एक स्टोकेस्टिक सर्चिंग मेथड कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये रहा आपका यूनिट 2 का एंडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।